बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी डिस्कशन कर रहे हैं या कंसल्टेंट वीडियोस बना रहे हैं कि स्वीडन की वीज़ा रेशो जो है वो बहुत कम हो गई है, अब स्वीडन के लिए अप्लाई ना करें। दिस इज़ नॉट ट्रू। उसके पीछे रीज़न सिंपल सा है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उन क्वेश्चंस के बारे में जो नॉर्मली एक स्टूडेंट के माइंड में होते हैं जब वो एडमिशन रिजल्ट्स का वेट कर रहा होता है। 2018 में जब मैंने अपना एडमिशन अप्लाई किया, मैंने क्योंकि बजाते खुद अप्लाई किया था विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी कंसल्टेंट। आई डिडंट हैव मनी टू पे टू द कंसल्टेंट, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और अपना एडमिशन खुद हैंडल किया था। अच्छा, तो जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे वो सारे क्वेश्चंस प्लस मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं या मेरे से पूछते रहते हैं अबाउट एडमिशन, तो उनसे मैं बात करूं। उनको मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया, फिर उन्होंने रिप्लाई किए अपने क्वेश्चंस। आज उन सारे क्वेश्चंस को मैंने पूरा अरेंज किया है और उनको जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी। Please consider subscribing this channel and watch this video from start to end. Also like this video and share with others. इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर तो मैं सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में है वो कवर कर लेता हूँ, इट्स गुड। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके माइंड में है लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर पाया, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई विल मेक अनदर वीडियो बिफोर 30th मार्च। 30th मार्च को जो है वो मास्टर के लिए एडमिशन रिजल्ट पब्लिश होंगे और 5th अप्रैल को फॉर बैचलर। तो पहले बात करते हैं स्टेटस की। बहुत सारे लोगों का स्टेटस एक दिन इन प्रोग्रेस होता है किसी प्रोग्राम के लिए और बाद में वो क्वालिफाइड में चला जाता है और फिर इन प्रोग्रेस में आ जाता है। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने काम किया तो उसको मैं क्वालिफाइड में कर दूंगा, लेकिन जब कोई और बंदा आता है उस पर काम करता है तो वो चेक करेगा ओके ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें मिसिंग है, तो वो फिर इन प्रोग्रेस में डाल देगा ताकि दोबारा इस पे और काम किया जा सके। तो इसका और कोई रीज़न नहीं है। अभी बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी एक प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम में अनक्वालिफाइड है और सेकंड प्रोग्राम में क्वालिफाइड है और थर्ड में फिर अनक्वालिफाइड और फोर्थ में क्वालिफाइड है, तो इसका उसके वीजे पे क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले घबराना नहीं है। द आंसर इज वेरी सिंपल, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन वीजा। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, मैं ये कह रहा हूं कि नो इम्पैक्ट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी नहीं इम्पैक्ट होगा। उसके पीछे रीजन सिंपल सा है। जब एम्बेसी में आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपने एडमिशन लेटर देना है, आपने उनको ये जो आपकी universityadmission.se की एप्लीकेशन है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी और ना उनको इस पे कोई इंटरेस्ट है। दे वांट इज गुड प्रोफाइल स्टूडेंट विद अ गुड मोटिवेशन, एडमिशन लेटर और फीस पे की हो, दैट्स ऑल। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने 4 प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो एडमिशन जो है, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट में नहीं होता, सेकंड में हो जाता है, फिर भी आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। पहले 2 में नहीं होता, तीसरे पे होता है, स्टिल यू विल गेट एडमिशन अगर क्वालिफाइड है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स के क्वालिफाइड के साथ साथ ग्रांटेड प्लेस का कमेंट है तो दैट मीन्स के उन स्टूडेंट्स ने एक तो एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट थी उस प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी की तरफ से वो फुलफिल कर ली है। सेकेंडली, जो मेरिट था, आई मीन जो सीट्स थी उनके पास 25 सीट्स थी, तो आपका नंबर जो है वो 25 में आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। जो सेकंड क्वेश्चन है वो वीज़ा रेशो से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी डिस्कशन कर रहे हैं या कंसल्टेंट वीडियोस बना रहे हैं कि स्वीडन की वीज़ा रेशो जो है वो बहुत कम हो गई है, अब स्वीडन के लिए अप्लाई ना करें। दिस इज़ नॉट ट्रू। उसके पीछे रीज़न सिंपल सा है। जब मैं 2018 में आया तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला जिनके माइंड में ना तो कोई स्टडी की मोटिवेशन थी, ना वो कोई अच्छे स्टूडेंट थे, और बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स थे जिनको वीज़ा दिया गया। अब क्या हो रहा है, अब एक प्रॉपर स्वीडिश एम्बेसी की तरफ से स्क्रीनिंग होती है। जो डिप्लोमा वाले हैं उनको तो मोस्टली वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, वो क्या कर रहे हैं, वो
सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू अरेंज करते हैं। आई थिंक 95% का वो इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बात करते हैं उनसे, उनकी मोटिवेशन को चेक करते हैं कि क्या ये पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, उसके बाद अब वीज़ा दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि अब वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीज़ा लेके उसका मिस यूज़ किया था। अब वो जो स्टूडेंट मिस यूज़ करने वाले हैं वो नहीं जा सकते। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ के वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, देन यू आर स्टिल एलिजिबल टू स्टडी इन स्वीडन एंड यू विल गेट वीज़ा। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं और बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको पिछले साल वीज़ा मिला है, और वो सारे वो केसेस थे जो रियल केसेस थे, अच्छे प्रोफाइल के केसेस थे और उनको वीज़ा मिला है। सो स्टूडेंट जो अच्छे केसेस हैं, स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ के सेटलमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए अभी भी स्वीडन हेवन है और स्वीडन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अभी बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में जो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये सवाल ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा आंसर है कि जो स्कॉलरशिप है, एक तो ऐसा ही स्कॉलरशिप है, उसके लिए तो एक प्रॉपर एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो, उसकी डेडलाइन है और वो आप जो है वो सबमिट करते हो, तो उसके लिए एक एडमिशन लेटर चाहिए आपको 4 प्रोग्राम में से। दूसरी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, उसकी भी 2 आगे टाइप्स है। एक ये है कि आपने जब एडमिशन का जो क्या कहते हैं डेडलाइन थी, उसके साथ ही उनकी कोई डेडलाइन थी, वो आपने तब सबमिट करनी थी उनकी स्कॉलरशिप की भी एप्लीकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज में इस तरह है कि अगर आपको एडमिशन मिल गया है तो फिर वो कहते हैं देन दे आस्क यू प्लीज सबमिट एप्लीकेशन और उसको रिव्यू करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए आपको जो आपका एडमिशन है जिस प्रोग्राम में हुआ है वो टॉप पे होना चाहिए उसी यूनिवर्सिटी के लिए जिसके लिए आपने स्कॉलरशिप अप्लाई की हुई है या करनी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे एडमिशन होना जरूरी है फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं लाइक वेरी फ्यू, उनका यह है कि आपके पास सिर्फ एडमिशन लेटर होना चाहिए, चाहे वो प्रोग्राम पहली प्रायोरिटी पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, दे डोंट माइंड, ऑल दे नीड इज द एडमिशन लेटर फॉर दैट यूनिवर्सिटी एंड देन दे कैन गिव यू द स्कॉलरशिप। लेकिन कीप इन माइंड कि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज की ये कंडीशन है कि अगर तो उस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आपको मिलनी चाहिए या आपने अप्लाई की है, अगर मिलनी है तो इसी सूरत में मिलेगी कि उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का एडमिशन एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सी का नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली जो बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एशियन कंट्रीज से आ रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम यूरोप में आए, स्टडी करें और सेटल हो जाएं। सेटलमेंट के लिए क्योंकि बेस्ट ऑप्शन होता है बड़ी सिटी, लेकिन मैं जब आया था तो मेरा एडमिशन हुफ्दे यूनिवर्सिटी में हुआ था और हुफ्दे यूनिवर्सिटी की एडमिशन की जो ऑफर थी वो मैंने एक्सेप्ट इसलिए कर ली क्योंकि ये इन है मिडल में, लाइक 2 से 3 घंटे की ड्राइव है स्टॉकहोम और 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है गोथनबर्ग। तो इसलिए मैंने जो है वो हुफ्दे यूनिवर्सिटी का एडमिशन एक्सेप्ट किया था। आप भी ये चीज़ माइंड में रखें कि अगर आपने एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्ट करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए बिग सिटी, सेकंड प्रायोरिटी अ स्मॉल टाउन क्लोज टू अ बिग सिटी। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो मैंने एक अलग वीडियो में टॉपिक कवर किया है कि किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इजी टू गेट है वो फूड डिलीवरी की जॉब है और फूड डिलीवरी पे आप आसानी से अराउंड 1000 यूरो कमा सकते हैं पार्ट टाइम काम करके, उसके टैक्स भी कम कटेगा। उसके बाद है न्यूज़पेपर की जॉब है, रेस्टोरेंट्स में जॉब है और फिर प्रोफेशनल जॉब्स हैं। अगर आप आईटी से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी प्रोफेशनल जॉब्स आपको मिल सकती हैं। एज ए स्टूडेंट आपको हो सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में या आईटी कंपनी में फुल टाइम जॉब ना मिले, वो फुल टाइम जॉब आपको 30 क्रेडिट करने के बाद मिल सकती है। यानी आप जब अप्लाई करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूछते हैं कि आपने 30 क्रेडिट किए हुए हैं, अगर किए हुए हैं तो वो आपको फुल टाइम जॉब ही दे देते हैं, आपका वर्क परमिट हो जाता है।
तो स्टूडेंट जॉब जो है वो ऑड जॉब्स मोस्टली सूटेबल रहती है, क्योंकि उसमें आपको अपनी कम टाइम दे के अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं और स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि टाइमिंग फ्लेक्सिबल होती है। स्वीडन के अंदर आने से पहले आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आए। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है। आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें आप वही जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आप अपनी होम कंट्री से ला रहे हैं उस पे स्वीडन में कार चला सकते हैं और आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी इस पे। फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो गाड़ियां बहुत सस्ती मिलती हैं। 2-3 हज़ार यूरो में आप अच्छी गाड़ी लेके फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। वेदर बहुत हार्श होता है तो इसलिए बेटर है कि आप गाड़ी पे कर लें, लेकिन अगर आप अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं तो फिर साइकिल पे करें। उसके बाद बात कर लेते हैं और कौन सी स्किल्स हैं। बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट सीख के आ सकते हैं, आप एसईओ का काम सीख के आ सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, हेयर कटिंग आपको आ जाए अगर तो उसका भी है। और इसके अलावा लैपटॉप फ़ोन रिपेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा है, उसकी आपको छोटी सी किसी दुकान पे जॉब मिल सकती है, वो आपको अच्छे पैसे भी दे देते हैं। तो ये छोटी मोटी जॉब्स हैं जो आपको आसानी से मिल सकती हैं, या स्किल्स हैं जो आपके पास हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक बहुत ही ऑन गोइंग इशू चल रहा है कि स्वीडिश एम्बेसी बंद है। स्वीडिश एम्बेसी टेम्परेरी बेसिस पे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन बंद हुई है, लेकिन इट विल बी ओपन वेरी सून। उनकी जो लास्ट न्यूज़ उन्होंने अपने वेबसाइट पे रिलीज़ की है 10 या 15 फरवरी को, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जितने भी इंटरव्यूज कैंसिल हुए हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई हैं, वी विल अरेंज अगेन वंस वी आर ओपन। कोई डेट नहीं उन्होंने दी, कोई टाइमलाइन नहीं बताई, बट दे हैव मेंशन वी विल बी ओपन सून। जैसे ही वो अपनी जो ऑपरेशन है उसको ओपन करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट्स देना शुरू कर देंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि स्वीडिश सीखनी शुरू कर दें। अगर आप बेसिक स्वीडिश सीख के आए तो यू डोंट नो कि जॉब मिलना कितना आसान होगा। स्वीडन को जो है वो मिनी अमेरिका भी कहा जाता है, यानी आप जहां भी जाएंगे, स्टोर्स में, बस में या किसी भी जगह, आपके साथ इंग्लिश में लोग बात करेंगे। यूनिवर्सिटी में तो एक ऑब्वियसली दे ऑल स्पीक इंग्लिश, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पार्ट्स। बाकी जगहों पे भी आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन माय रिकमेंडेशन इज लर्न स्वीडिश। यूडेमी पे 10-20 डॉलर के कोर्सेज पड़े हुए हैं। डेली 1 से 2 घंटा दें। अभी आपके पास पूरे 6 महीने हैं और आपकी स्वीडिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी अगर आपको स्वीडिश आती है। अभी बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एडमिशन रिजल्ट्स आने वाले हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट का यह है कि आपकी फ्रेश बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर 2-3 महीने पुरानी है, उसमें ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो वो भी अच्छी है, लेकिन इन पास्ट दे गिव वीज़ा ऑन फ्रेश बैंक स्टेटमेंट। फ्रेश बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि आज आपने पैसे डाले हैं और जो है वो आपकी जब तक वीज़ा लगा है उसमें पैसे पड़े हुए हैं, इसको कहते हैं फ्रेश बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास 5 महीने, 6 महीने, साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट है जिसमें ट्रांजैक्शन इन आउट हो रही हैं, वो भी अच्छा है, इट इज़ हेल्पफुल और एक क्या कहते हैं अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश भी है, वीज़ा अप्लाई करने से हफ्ता 2 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता पहले की भी है तो इट्स ओके। अच्छा, इसकी जो अमाउंट है वो 9,450 स्वीडिश क्राउन पर मंथ की है फॉर मेन एप्लीकेंट। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपने 1 महीने का 9,450 स्वीडिश क्राउन शो करने हैं। अगर आप 13 महीने के लिए शो करते हैं इट्स ओके, क्योंकि वीज़ा आपका 13 महीने के लिए लगना है तो दे रिक्वायर्ड फॉर 13 मंथ्स। अगर आप 2 साल के लिए शो करते हैं, यानी 9,450 स्वीडिश क्राउन को 24 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट बनती है उसको शो करते हैं तो अच्छी बात है। अगर 13 को भी करते हैं, 13 महीने की भी लिविंग कॉस्ट शो करते हैं, स्टिल इट्स गुड अमाउंट। और इस पे जो है वो वीज़ा लग रहा है, पिछले 4-5 साल में लगा है। जिन्होंने 13 महीने की उनका भी लगा है, जिन्होंने 24 की उनका भी लगा है। उसके बाद बात कर लेते हैं उनके लिए जो फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं। फैमिलीज़ के साथ जो जा रहे हैं उनके लिए है कि
जो अभी मैंने अमाउंट बताई है वो मेन एप्लीकेंट की है। इसी तरह पर मंथ अमाउंट जो है वो फैमिली मेंबर्स के लिए दी हुई है। अगर कोई दूसरा एडल्ट है लाइक वाइफ या हस्बैंड है तो उसके लिए 3623 स्वीडिश क्राउन होना चाहिए पर मंथ। इसको आप 13 से या 24 से मल्टीप्लाई कर लें तो जितनी अमाउंट बनती है उसको ऐड कर लें टू द मेन एप्लीकेंट्स अमाउंट। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है तो उसकी 2174 आई मीन 2174 स्वीडिश क्राउन पर मंथ के हिसाब से आप इसको 13 से या 24 से मल्टीप्लाई करके 2 एडल्ट की अमाउंट में ऐड कर लें तो आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी फॉर 1 किड फैमिली। तो इस तरह से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। फ्रेश बैंक स्टेटमेंट शो कर दें या फिर 2-3 महीने पुरानी कर दें, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इस तरह से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Please subscribe this channel. In upcoming days, I'm gonna make a lot of videos about how to find accommodation, how to get settled, packing. अभी एक दोस्त के साथ रिक्वेस्ट की है, वो फैमिली के साथ स्वीडन में रह रहा है, उसको मैंने कहा कि मेरे साथ एक पॉडकास्ट बनाओ। पॉडकास्ट में हम जो है वो सारा जो फैमिली का एक्सपेंस है, फैमिली लाइफ है, उसको डिस्कस करेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।